डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको कार्यालय से जाने वाले पत्रों के बारे में समझाऊंगा। जैसे कि हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि किस तरीके से संस्था में आने वाले पत्रों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है ना। सेम उसी तरीके से आपको समझना है और उसके बारे में सीखने का प्रयास करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है संस्था से जाने वाली डाक का लेखा से अभिप्राय हमारी उस समस्त कार्रवाई से है जब हम अपने कार्यालय से किसी पत्र को किसी दूसरे स्थान पर अर्थात किसी विभाग को भेजते हैं। तो जब पत्र हमारा यहाँ से भेजा जाता है तो कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है कार्यालय में, इस टॉपिक पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एक इसका विस्तारित रूप स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि संस्था से पत्र भेजे क्यों जाते हैं, क्यों हम संस्था से कोई पत्र भेजते हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि पूर्व में आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ हो, पूर्व में प्राप्त पत्र के जवाब देना है, जब आपको भेजना पड़ेगा, है ना। आपको स्वयं कोई सूचना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं जिन कंडीशंस में हम पत्र अपने कार्यालय से भेजते हैं। या तो पूर्व में कोई पत्र प्राप्त हुआ हो, उसको आपको जवाब देना हो, कोई सूचना आपको प्रेषित करनी हो, तब हमारे कार्यालय से पत्र भेजे जाते हैं। दूसरी कंडीशन है स्वयं को किसी अन्य विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई सूचना आपको चाहिए हो, तो उस कंडीशन में भी हम पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय से दूसरी जगह हम भेजते हैं। दूसरा है कि किसी को यदि सामान का ऑर्डर देना हो तो हम पत्र के माध्यम से ऑर्डर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी अपने यहाँ से पत्र हमको भेजना पड़ता है। तो पत्र भेजने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, पत्र भेजने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले पत्र टाइप किए जाएंगे। पत्र टाइप किए जाएंगे अर्थात पत्र को तैयार किया जाएगा
और जब पत्र तैयार करने का मतलब है कि पत्र को टाइप करना, उसका क्या क्या हमको उसके अंदर लिखना है, क्या जवाब चाहिए, क्या जानकारी मांगी गई है, या अगर कोई आदेश दिया गया था तो सूचना प्रेषित करनी है, तो वो सब हमको पत्र में के माध्यम से या टेबल के फॉर्मेट में हम उसको तैयार करते हैं और उसके पश्चात में फिर हम उसको भेजते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पत्र को टाइप करना, अर्थात पत्र का मसौदा तैयार करना, पत्र के लिए पत्र को एक सामग्री के रूप में तैयार करना। हम उसको तैयार करते हैं, उसके पश्चात ही अगला स्टेप हमारे पास आता है। तो अगला जो स्टेप है पत्र टाइप करने के पश्चात में, वो अगला स्टेप होता है पत्र को मोड़ना। क्योंकि जब आप पत्र तैयार कर लेते हैं तो हमको यह ज़रूरत पड़ती है कि इस पत्र को कौन से लिफाफे में भेजा जाए। तो उस लिफाफे के अकॉर्डिंग हम पत्र को फोल्ड करते हैं, उसको हर साइड से थोड़ा सा उसको हम पलटते हैं। पलटने के पश्चात में हम उसको ऐसी आकृति प्रदान करते हैं जिससे कि वो लिफाफे में अच्छी तरीके से आ जाए। तो जब आप पत्र को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने से पहले मैंने जैसे कल आपको बताया था कि एक रजिस्टर होता है, उसमें हम उन पत्रों की एंट्री कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इस पत्र की भी एंट्री एक रजिस्टर में कर ली जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर। तो डिस्पैच रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी, उसके पश्चात में फिर वो भेजा जाता है। तो पत्र को रजिस्टर में चढ़ाने के बाद में लिफाफे के आकार के अनुसार उसको फोल्ड किया जाता है। और किंतु ऐसा करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि पत्र के साथ जाने वाले चेक, अगर हम कोई चेक भेज रहे हैं, कोई ड्राफ्ट भेज रहे हैं, कोई बीजक है, तो उसको पत्र के साथ में आपको पिन कर देना है या मशीन के द्वारा नत्थी कर देना है, जिससे कि वह पत्र से अलग ना हो, किसी भी स्थिति में वो उससे निकलने ना पाए। अन्यथा आपके पत्र के साथ में वो चेक या बीजक उसके साथ में नहीं पहुंचता है तो असुविधा हो जाती है। यदि 2 या 2 से अधिक पत्र एक ही पते पर उसी दिन उसी विभाग में भेजे जा रहे हैं तो एक ही लिफाफे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि डाक बैग से भी बचा जा सके। क्योंकि डाक विभाग द्वारा अगर न्यूनतम टिकट का भुगतान करना पड़ता है 25 रुपये या 30 रुपये है, तो यदि आप एक सिंगल पेपर भेज रहे हैं कि सूचना के रूप में, तो उसको आपको 30 रुपये 25 रुपये का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि एक ही विभाग में एक से ज़्यादा पत्र भेजे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक ही लिफाफे में उन दोनों पत्रों को संलग्न कर लेना है, और जिससे कि हमारा जो कार्यालय का व्यय होगा वो कम होगा। क्योंकि एक ही अमाउंट में उतनी ही धनराशि में वो दोनों पत्र भेजे जा सकते हैं। और उसके लिए बस आपको एक काम करना होता है कि जब दोनों को हम डिस्पैच रजिस्टर में उनकी एंट्री करते हैं तो उनके जो डिस्पैच नंबर होते हैं उनको हम पत्र के ऊपर ही लिख देते हैं। यदि 2 पत्र हैं तो दोनों के डिस्पैच नंबर, दिनांक उसमें अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे कि जैसे ही जो उसको ओपन करता है उसको पता चल जाता है इसमें 2 पत्र हैं, क्योंकि दोनों के पत्रांक नंबर अलग अलग उसमें दर्शाए गए हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब पत्र हमारा तैयार हो जाएगा फिर हम भेजने के लिए एक स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं कि पत्रों को फोल्ड करना। तो पत्र को हम फोल्ड करते हैं लिफाफे के आकार के अनुसार, लेकिन पत्र फोल्ड करने से ही पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको उन्हें डिस्पैच रजिस्टर में उनकी एंट्री करनी होगी। आपको उन्हें लिखना होगा, उनको उसमें चढ़ाना होता है। तो उसमें भी एक सीरियल नंबर का कॉलम होता है
वो सीरियल नंबर में आप एक पत्र भेज रहे हैं, उसका क्या क्रमांक है, वो क्रम संख्या अंकित करते हैं, किस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इसमें कॉलम होते हैं। प्राप्तकर्ता का पता, दिनांक, किस दिनांक में भेजा जा रहा है, ये उसके पश्चात विषय, और फाइल नाम, फाइल का नाम कि कौन सी फाइल में ये अंकित है, वो फाइल का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। अब ये जो इसको हम कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर इसको कहते हैं। अब ये जो सीरियल नंबर वाला ये कॉलम है, यहाँ पर हम उस पत्र का क्रमांक लिखते हैं, क्रम संख्या यहाँ पर अंकित की जाती है। जैसे मान लो कि इसके पहले यहाँ इसमें 99 पत्र जा चुके हैं और आप जो ये पत्र अंकित करने जा रहे हो, अब उसका सीरियल नंबर आएगा आपका 100, 100वां नंबर इसका होगा, 100 नंबर का ये आपका पत्र होगा। तो इसको हम इसमें अंकित करते हैं और इसको दर्शाने के पश्चात फिर प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है कि वो पत्र कौन प्राप्त करेगा, उसको वो पत्र जा रहा है। जैसे मान लो कि निदेशक महोदय को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाता है निदेशक, पूरा पता, कानपुर। संयुक्त निदेशक को भेजा जाएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। प्रावधिक शिक्षा पश्चिमी क्षेत्र दौराना मेरठ, इस प्रकार से संयुक्त निदेशक को लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि पद का नाम लिखा जाता है, फिर विभाग का नाम, फिर वो विभाग कहाँ पर संचालित है, कौन से जिले में, उसका एड्रेस हम लिखते हैं। तो ये संयुक्त निदेशक एक पद होता है, प्रावधिक शिक्षा विभाग है, पश्चिमी क्षेत्र जोन का एड्रेस है, दौराना मेरठ, दौराना में मेरठ में दौराना स्थान है जहाँ पर वो चलता है, विभाग है, इसलिए इसका ये एड्रेस है। अब ये किस दिनांक को भेजा जा रहा है, वो दिनांक यहाँ की जाती है। जैसे कि आज दिनांक है 11/2 2020, ये सेम दिनांक है, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। विषय क्या है उसको हम यहाँ पर अंकित करते हैं, किसके संदर्भ में ये भेजा जा रहा है, ये यहाँ पर बताया जाता है। इसके बारे में आपको ये जानना बेहद आवश्यक है। यदि आप तथ्यों से अगर आप परिचित नहीं होते हैं और यदि आपको जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप फिर इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए
आपको इसके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आराम से कल देते तैयारी करके आते, नहीं जल्दी कल कर देना, आज दे रहा मैं तो गलती दे रहा हूँ। तो विषय का जो एक कॉलम है, इसमें हमने आपको बताया कि ये जो पत्र आप भेज रहे हैं निदेशक महोदय को, ये सही निदेशक को, उसमें किसके बारे में लिखा गया है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे पूर्व में एक पत्र आया था डायरेक्टर महोदय से निदेशक के द्वारा आपको संस्था को प्राप्त हुआ था, उसमें सत्र 2019-20 में रोजगार उपलब्ध कराए जाने वाले के संबंध में सूचना मांगी गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2019-20 में 2019-20 में रोजगार संबंधी ये आपका विषय हो सकता है, रोजगार संबंधी सूचना। ऐसे आप लेकर के ऐसे ही आप सभी में अलग अलग विषय जो हम पत्र लिखते हैं उसमें प्रेषण लिखा जाता है, फिर हम सेवा में लिखते हैं, फिर पत्रांक और फिर विषय का कॉलम आता है। तो जो विषय का कॉलम वहाँ होता है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये आता है फाइल का नाम। अब यहाँ पर जैसे पत्रांक नंबर लिखा जाता है तो डिस्पैच नंबर के बाद में एक स्थान आता है जहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं, फिर हम सत्र या ईयर का उल्लेख करते हैं, फिर हम यहाँ पर दिनांक का उल्लेख करते हैं। अब ये जो फाइल है, फाइल हमारा ये स्थान होता है कि फाइल आपने क्या, फाइल का क्या नाम लिया है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई छात्रवृत्ति की फाइल है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2020-21, ये हमारा फाइल का नाम हो जाता है। जिस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, दिनांक इसलिए यहाँ नहीं लिखते क्योंकि दिनांक का उल्लेख हम पहले यहाँ पर कर चुके होते हैं। तो ये जो रजिस्टर आपके सामने आपको दिखाई पड़ा है, इस रजिस्टर का नाम है डिस्पैच रजिस्टर। तो जब आप किसी कार्यालय में कार्यरत होंगे, कार्य करेंगे, तो आपको इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना बेहद आवश्यक है, जो हमने आपको बता दिया। अब आगे आपको समझाते हैं। तो आपने डिस्पैच रजिस्टर में जो भी पत्र आपको भेजना होता है उसको आप उसमें अंकित कर देते हैं। पत्र टाइप कर लिया, उसको डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच करने के पश्चात आपने उसको लिफाफे के अनुसार आपने उसको फोल्ड कर लिया। एक पत्र हुआ तो एक, दो हुई तो दो, उन सबको हम फोल्ड कर लेते हैं। और उसके पश्चात में अगली तैयारी हमारी होती है लिफाफे की तैयारी। लिफाफे की तैयारी से क्या अभिप्राय है? लिफाफा आपको पता ही है कि एक कागज़ के तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बस इसका यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपको कोई पत्र भेजना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसी लिफाफे के माध्यम से ही हम उस पत्र को इसके अंदर रख करके हम उसको दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो यह आप कह सकते हैं एक
फाइल होती है जिसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें आप अपने पत्र को सुरक्षित भेज सकते हैं, गोपनीय तरीके से भेज सकते हैं, कोई उसको देख नहीं पाता है क्योंकि ये हर तरफ से बंद रहता है। तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये कागज़ से ही बने होते हैं, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना होता है आम कागज़ में कि ये थोड़ा सा मोटे पेपर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हमको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम मार्केट से लिफाफों को क्रय कर लेते हैं और हम उनको वहाँ से भेज देते हैं। तो इसमें A4 साइज़ के भी मार्केट में लिफाफे आते हैं, लीगल साइज़ के भी आते हैं, A3 साइज़ के भी लिफाफे आते हैं, छोटे भी लिफाफे हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे 3.5 इंच से 6 इंच इस साइज़ में भी लिफाफे उपलब्ध होते हैं, जिनकी जो चौड़ाई होती है कम होती, लंबाई ज़्यादा होती है, कुछ इनसे बड़े होते हैं इसमें। तो जैसे आवश्यकता है इसमें हम भेजते हैं तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इससे भी थोड़े से चौड़े शेप में आते हैं मार्केट में। इसमें हमको कागज़ को कम फोल्ड करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, लेकिन जो A4 साइज़ के बड़े लिफाफे होते हैं उसमें कागज़ को फोल्ड नहीं करते हैं। तो जब आप कोई ऐसी वस्तु भेजते हैं, ऐसे कागज़ भेजते हैं, डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिनको फोल्ड ना करने की ज़रूरत होती है, तो हम ये उसमें बड़ी सीट वाले कागज़ लिफाफे बड़े वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जब ज़्यादा पेपर हो जाते हैं तो फोल्ड करना सही नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम A4 साइज़ के लिफाफे इस्तेमाल करते हैं। लिफाफे में एक साइज़ यहाँ पर इस तरीके की होती है जो आप देखते हैं, इसको जो चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ये सभी लिफाफों में आपको देखने को मिलती है, इसको हम चिपका देते हैं। ये खोलने वाला लिफाफा होता है, ये एरिया होता है जहाँ से हम पेपर को अंदर इंसर्ट कराते हैं। जब हम पेपर को अंदर इंसर्ट कराते हैं तो बाद में हम इसको इसी के ऊपर रख करके गम से चिपका देते हैं। तो आपने देखा कि ये लिफाफा किस तरीके का मार्केट में होता है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि तैयारी किस तरीके से की जाती है वस्तु की। तो लिफाफे की बात हो गई है। अब इसका एक बड़ा साइज बना करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपका कोई लिफाफा है और ये इसकी अलग साइड है जहाँ से हम इस तरह से हमको बंद कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका उल्लेख करते हैं। जैसे सेवा में आपने लिख दिया, इसको पत्र भेजना है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए ताकि आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ये सेवा में हो गया। अब हमारे यहाँ पर कार्यालय में मोहर होती है, जैसे इसको हमने बताया था कार्यालय मोहर के नाम से। उसमें प्रेषक वाली जो हमारे पास मोहर होती है उसको हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं इस वाले भाग में। उससे हमको क्या करना पड़ता है, प्रेषक का एड्रेस हमको नहीं लिखना पड़ता है। और हमारे पास एक पंजीकृत वाली मोहर होती है कि हम उसको पंजीकृत करके भेज रहे हैं कैसे, तो वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमको यहाँ लिखना
ध्यानाकर्षण, ये हम बातें यहाँ पर लिख देते हैं जो कि हमारे कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती हैं। पंजीकरण जब हो जाता है तो जब हम उसको डिस्पैच वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में लेकर के जाते हैं भेजने के लिए, तो उसको बताना नहीं पड़ता है कि उसको किस तरीके से भेजना है। वो उसको स्पीड पोस्ट में भेज करके उसको रजिस्ट्री करता है पत्र में, ये यहाँ लिखा जाता है। और यहीं पर हम क्या करते हैं, उसका डिस्पैच नंबर हम उसकी लिख देते हैं अपने पत्र, जितने पत्र 3-4 पत्र हैं, एक पत्र है तो उसका हम यहाँ पर डिस्पैच नंबर अंकित कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बोलने वाले को पता चलता है कि 2 डिस्पैच नंबर है तो इसमें 2 पत्र अंदर होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहला लिख दिया, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2020-21। दूसरा था 100 नंबर का, यहाँ पर ये था हमारा, ये रोजगार की फाइल है और ये 2020-21 में ये सूचना गई है, तो ये हम डिस्पैच नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लिफाफा है वो तैयार हो जाता है और इसके अंदर हम अपना जो फोल्ड किया हुआ जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो लेटर है, उस लेटर को इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से वो भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिफाफे को तैयार करते हैं, किस तरीके से इसमें पूरी बात को इसमें लिखा जाता है, जिससे कि जो डाकिया होता है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, वो आसानी से पत्र को भेज देता है। अब उसके पश्चात में क्या करना होता है, ये भी आप थोड़ा सा देखें। पश्चात में पत्रों की छटाई की जाती है, पत्रों की छटाई की जाती है। अब छटाई क्यों की जाती है, क्योंकि कार्यालय द्वारा अनेक पत्र तैयार किए जाते हैं और एक ही पत्र की कई प्रतिलिपियां अनेक विभागों को, अलग अलग विभागों को भेजनी होती है, तो उनको अत्यधिक सावधानीपूर्वक छांटकर लिफाफे में रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति का पत्र अन्य किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आपने सब कर लिया, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या गलत थोड़ी असावधानी यदि आपके द्वारा बरती गई है तो वो पत्र जाना किसी और का था और चला किसी और का जाता है। वो उस कंडीशन में हो जाता है कि जैसे आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लिफाफा तो एड्रेस तो सही था, लेकिन अंदर जो आपने वो लेटर फोल्ड किया था वो भूल से किसी दूसरे व्यक्ति का उसके अंदर चला गया, तो जब वहाँ पर ओपन किया गया तो पता चला कि ये किसी दूसरे विभाग का पत्र था, यहाँ की बजाय वो उस स्थान पर जाना था। तो उनको रखते समय थोड़ा सा हमें अलग अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, लिफाफे के अनुसार के जितने लिफाफे हैं इसके अनुसार ये पत्र हमारे पास में होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बड़ी ही सावधानी पूर्वक उन पत्रों को लिफाफे के अंदर डालना चाहिए, जिससे कि गलत पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के पास में ना पहुंच जाए। और उससे होता क्या है कि यदि वो पहुंच जाता है तो इससे हमारे वो पत्र की जो गोपनीयता है वो भी भंग हो जाती है, क्योंकि वो जानकारी है वो इतनी गोपनीय जानकारी थी कि उसको सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होनी चाहिए थी जिसको कि वो भेजी जानी थी, लेकिन वो भूलवश दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है, दूसरे विभाग के व्यक्ति को पता चल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है
कि पत्रों के साथ संलग्नक प्रारूप आदि की भी छटाई सावधानी पूर्वक करके ही पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए। बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं कि वो सिंगल फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ऊपर से उनकी इंफॉर्मेशन होती है, कवरिंग होती है और उनके साथ में हमें कई सारे संलग्न भेजने पड़ते हैं। कई सारे संलग्न हमको भेजने होते हैं और उन संलग्नकों की वजह से यदि आप थोड़ी सी सावधानी वहाँ पर नहीं बरतते हैं तो हमसे त्रुटि हो जाती है, हमसे गलती होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर आपको एक विशेष तौर से ध्यान देना। संलग्न क्या है पहले ये थोड़ा सा समझिए कि पत्र के साथ में साथ में जो भी अन्य लिखित दस्तावेज भेजे जाते हैं पत्र के साथ में जो भी अन्य लिखित दस्तावेज भेजे जाते हैं उन्हीं को हम संलग्न कहते हैं, क्योंकि ये एक स्वयं में एक इंफॉर्मेशन होते हैं और ये हमारे पत्र की इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि यह साक्ष्य के रूप में उसमें लगाए जाते हैं। तो ये हमको बार बार टाइप नहीं करने पड़ते, सूचना हमारे पास में होती है तो हम उसको अपने पत्र के साथ में संलग्न कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। कि अटैचमेंट होते हैं, इनको एनेक्सर कहते हैं, इनको अटैचमेंट कहते हैं, हिंदी में संलग्न कहते हैं, जिससे कि वो जो पत्र है वो एक मात्र वाहक होता है, इंफॉर्मेशन हमारी संलग्नकों में होती है। इसलिए संलग्नकों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि संलग्न से आपका क्या अभिप्राय होता है। जैसे इसमें लिखा है संलग्न मतलब संलग्न करना, पत्र के साथ में यदि हम कोई अन्य दस्तावेज अटैच करके भेजते हैं, इनको हम संलग्नक के नाम से भी जानते हैं। तो हम पत्रों की जब छटाई कर लेते हैं फिर क्या किया जाता है, पत्रों की छटाई हो जाती है, संलग्नक सब अलग कर लेते हैं, लिफाफे अलग कर लेते हैं, फिर सीलिंग की जाती है। फिर हम सीलिंग करते हैं, सील करते हैं। जब कार्यालय में महत्वपूर्ण पत्र एवं पार्सल आदि भेजे जाते हैं तो उनको ठीक प्रकार से बंद करके, यदि पार्सल बड़ा है तो उसके ऊपर कपड़े अथवा टाट द्वारा सिलाई करने के उपरांत जहाँ जहाँ सिलाई या जोड़ हैं वहाँ पर लाख को गर्म करके के उपरांत वहाँ पर लगा दी जाती है, लाख लगा करके, और उसके ऊपर जो पीतल की जो मोहर बनी हुई होती है उससे उसको हम वहाँ पर मोहर अंकित कर देते हैं, जिससे कि उन स्थानों पर कार्यालय मोहर अंकित हो जाती है, कार्यालय की मोहर लग जाती है। तो सावधानी पूर्वक लाख को लगाना चाहिए, जिससे उन महत्वपूर्ण बंडलों एवं पत्रों को कोई अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता है और इससे पत्र की गोपनीयता है वो भी बरकरार रहती है। तो सीलिंग करते हैं, सीलिंग का मतलब है कि सील करना बंद करना। एक तो हम लिफाफे को बंद करते हैं, दूसरा जैसे कि यदि बड़े बड़े जो बंडल होते हैं उनको जब हम तार के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से सील करते हैं, तो जहाँ जहाँ हम सिलाई करते हैं
सिलाई वाले स्थान पर हम लाख को गर्म करके लगाते हैं और कार्यालय में एक मोहर होती है, उस मोहर, और वो मोहर ऐसी प्लास्टिक वाली नहीं होती है, पीतल की बनी हुई मोहर होती है, जिससे कि हम उसको जब उस पर लगा देते हैं तो वह मोहर उस पर छप जाती है, जिससे कि उसको कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है लाख कि यदि कोई उसको खोलने का प्रयास करता है तो वो टूट जाती है। इसलिए लाख को हम दस्तावेज़ों को गोपनीय बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ पर हम लगाते हैं सील, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि एक तो जहाँ से लिफाफा चिपका हुआ रहता है वहाँ पर बीच बीच में हम उसको लगाते हैं लाख को और उसके ऊपर मोहर अंकित कर देते हैं। लेकिन यह उन्हीं दस्तावेजों में करते हैं ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, जर्नल सूचना में इस तरीके के कार्य नहीं किए जाते हैं। तो वो विशेष सूचनाएँ होती हैं, जैसे कि कहीं पर कोई एग्ज़ाम होता है तो बोर्ड की कॉपियाँ होती हैं, प्रश्न पत्र अगर आते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर हैं जिनके माध्यम से एग्ज़ाम होना है तो वो किसी को पता ना चले, किसी को उसके बारे में जानकारी ना उपलब्ध हो, तो उस कंडीशन में वो जो कॉपियाँ हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, जो कार्यालय तक पहुँचाए जाने हैं, दूसरे विभाग तक पहुँचने हैं, उनमें जहाँ जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ पर उस लाख का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो सुरक्षित हो जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, गोपनीयता बरकरार रहती है और अच्छी तरीके से वो सेफ समझे जाते हैं, वहाँ पर आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। ये सीलिंग की व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात में क्या किया जाता है, पत्रों का वजन किया जाता है। सीलिंग के पश्चात सीलिंग एक कार्रवाई हो गई है और सीलिंग में फिर पत्रों का वजन किया जाता है। पत्रों का वजन हम क्यों करते हैं, किस तरीके से पत्रों का वजन किया जाता है, इस पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हमने आपको बताया था जब पत्र भेजे जाते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। तो जब डाक विभाग के माध्यम से आप उनको भेजते हो तो जब कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो इसके लिए डाक विभाग के द्वारा एक शुल्क लिया जाता है, जिसको डाक शुल्क के नाम से जानते हैं, और ये डाक शुल्क डाक टिकट के रूप में लिया जाता है। तो वजन करने का तो मेन कारण है कि आपको उस शुल्क के रूप में कितनी धनराशि देनी है, ये हमको तभी पता चलती है जब हम पत्रों का वजन करते हैं। तो पत्र पर डाक चिपकाने से पहले डाक टिकटों का वजन करना आवश्यक होता है और यह उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में हम डाक का वजन करते हैं। ठीक है, तो किन कंडीशन में हम पत्रों का वजन करते हैं, जब हमको डाक टिकट डाक भेजनी होती है, कोई पत्र भेजना होता है तो उस पर कितने का हमको डाक टिकट लगाना है, ये जानने के लिए हम पत्रों का वजन करते हैं। और थोड़ा सा आपको ये पता हो कि ये जो डाक टिकट होते हैं ये दो तरीके से लगाए जाते हैं। इनका जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो दो तरीके से निर्धारित होता है। एक तो होता है वजन के आधार पर, वजन के आधार पर डाक टिकट का जो
जो बातें होती हैं डाक टिकट को निर्धारित करते समय या डाक टिकट को लगाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि पत्रों के ऊपर मोहर अंकित की जाती है। पत्रों के ऊपर मोहर लगाना। ठीक है, पत्रों के ऊपर मोहर लगाना। अब यहाँ पर इस लाइन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो मोहर से अभिप्राय है वो डाक विभाग की मोहर से है। जब आप डाक टिकट लगा करके डाक विभाग के सामने अपना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उनके द्वारा उन टिकटों के ऊपर एक मोहर लगा दी जाती है, जिससे कि हमारा पत्र जो है वो वैलिड हो जाता है और जब वो आगे भेजा जाता है तो कहीं पर भी वो रुकता नहीं है, सीधा जहाँ उसको जाना है वहीं पर वो चला जाता है। तो ये मोहर लगाने का जो तात्पर्य है इससे ये है कि मोहर ऐसे नहीं लगती है। सबसे पहले वो पत्र को उनके द्वारा चढ़ाया जाता है, रिकॉर्ड में उसको अंकित किया जाता है। रिकॉर्ड में अंकित होने के पश्चात में फिर उसके ऊपर मोहर लगाई जाती है। और एक मोहर हमने आपको ये बताई जो डाक विभाग के द्वारा पत्र के ऊपर लगाई जाती है। ये डाक टिकट के ऊपर जहाँ टिकट चिपकाते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है और इस डाक टिकट का ब्यौरा वो अपने वहाँ पर अंकित करें। दूसरा जो होता है जब हम पत्र अपने यहाँ से भेजते हैं तो उस पत्र पर जो संस्था का अध्यक्ष होता है वो उस पर हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के उपरांत फिर वहाँ पर संस्था की मोहर लगा दी जाती है, जिससे कि जो कागजात होते हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है, उनकी जो महत्ता होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कार्यालयों में जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, जो उसका देखने वाला प्रबंधक होता है, डायरेक्टर होता है, उसकी मोहर उस दस्तावेज पर लगाना बेहद आवश्यक होती है। तो अब डाक विभाग के द्वारा जो मोहर लगाई जाती है, अब आप देखते हैं कि उनके पास में एक डिजिटल मोहर भी होती है, वो उससे उसको स्कैन कर लेते हैं, जो बारकोड उनके द्वारा लगाया जाता है और उनके द्वारा वो पत्र प्रमाणित समझे जाते हैं, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन उसमें चढ़ा दिया जाता है। तो ये है जो तरीका है पत्रों पर मोहर लगाने का, ये डाक विभाग के द्वारा आधुनिक हो गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको अपने रिकॉर्ड में ले आते हैं, उसमें मोहर अंकित करते हैं। दूसरे के बारे में हमने आपको बताया वो है जो संस्था के द्वारा मोहर लगाई जाती है। संस्था के द्वारा मोहर लगाना, एक मोहर तो डाक विभाग के द्वारा और एक संस्था के द्वारा। तो संस्था के द्वारा जैसे ही पत्र तैयार होता है, फोल्ड करने से पहले ही हम ये अपनी कार्रवाई इसमें पूरी कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर डाक विभाग के द्वारा मोहर लगा दी जाती है। डाक विभाग के द्वारा मोहर उस कंडीशन में लगती है जब आप उसको लेकर के वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अर्थात वो अंतिम स्टेप होता है, वो अंतिम चरण होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि पत्रों के ऊपर डाक विभाग द्वारा मोहर लगना। क्योंकि अपने कार्यालय से जो हम स्टेप स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप होता है पत्रों को टाइप करना,
उसके पश्चात में पत्रों को डिस्पैच करना। डिस्पैच करने के पश्चात आप कह सकते हैं कि संस्थाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मोहर, और उसके पश्चात में लिफाफे की तैयारी। लिफाफे की तैयारी के पश्चात में फिर आप उसको फोल्ड करके लिफाफे के जो सीलिंग करते हैं वो सीलिंग कर देते हैं, लिफाफे को चिपका देते हैं उसके अंदर रख करके। और उसके पश्चात में फिर आप अपने यहाँ पर भी अगर आपके वेटिंग मशीन है, वेट कर सकते हैं या लिफाफे का, तो वेट करके आप उसको वहाँ पर चिपका सकते हैं। नहीं तो आप उस कार्रवाई को, पत्रों को वजन करने की कार्रवाई को आप डाक विभाग में ही उसको करवा सकते हैं। और करवाने के पश्चात में उस पर मोहर लगाई जाएगी। तो आपकी ये प्रक्रिया जो है वो यहीं तक होती है पत्रों को भेजने की। और फिर आपके पत्र जो है वो ये जाने संबंधी जो डाक का लेखन तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से पत्रों का लेखा तैयार करते हैं, जिसमें पहले तो हम पत्र को तैयार करते हैं, पर पत्र की इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, उनका डेटा तैयार करते हैं जो उनको भेजना होता है। और उसके बाद में फिर लिफाफे तैयार करते हैं, फिर मोहर लगवाते हैं संस्थाध्यक्ष की, पत्र को फोल्ड करते हैं, वेट करते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात में फिर पत्र हमारा अंततः चला जाता है यहाँ से जहाँ के लिए वो भेजा जा रहा है, और आपका जो लेखा जोखा है वो तैयार हो जाता है। अब इसके पश्चात में एक डाक वे पुस्तिका होती है जिसके बारे में कल हम आपको समझाएंगे, और कुछ अन्यत्र इसमें अभी पाठ चर्चा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात में इस डाक विभाग वाले चैप्टर का समापन हो जाएगा। फिर अंत में एक आपको नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे, समझाने का उसका प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। और साथ में साथ आपको यह भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को और दृढ़ता के साथ में स्टार्ट करें, जिससे कि कोई लास्ट में जब आप पेपर देने के लिए एग्ज़ाम में पहुँचे तो किसी प्रकार की दिक्कत, कोई उलझन, कोई सामना आपको ना करना पड़े और आप अच्छे अंकों से आप उसमें पास हों। इसलिए अपनी जो रणनीति है वो अपनी स्पष्ट करें और अच्छी रणनीति के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ें, मेहनत करें।